बहुत स्वागत है नए प्रश्नों के साथ एक बार फिर से नया वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो या आगामी परीक्षाएं हो, तो उनमें ये क्वेश्चन पहले कई बार आए हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिए बिना बढ़ाए। निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम इस तरह क्वेश्चन लगातार लाते हैं कि आप क्वेश्चन के बारे में जानते हों, लेकिन बारीक अंतर के साथ जो विकल्प होते हैं उसमें आप क्वेश्चन के उत्तर देने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप जानते होंगे लेकिन उत्तर नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। +1 किस में होती है? सभी जानते हैं Cl- में होता है, ठीक, लेकिन +1 होता है क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या किस में? देखिए, हाइपोक्लोरस अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक क्लोराइड है और क्लोरीन है। तो यहाँ पर किस में +1 होगा? जैसे इनके आपको फार्मूले पता होना चाहिए, बनाते बनना चाहिए। जैसे नीचे डी में देखेंगे क्लोरीन, तो इसका Cl होता है, ठीक। जिंक क्लोराइड है, ZnCl2 होता है, ठीक। और हाइड्रो क्लोराइड है, HCl होता है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको निकाल लेना है सभी का, लेकिन चूंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप स्टडी करके जा रहे हैं। तो किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है? तो यहाँ पर आपको बता दें, पहले वाले में होगी, हाइपोक्लोरस अम्ल में, ठीक। तो यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है एक अकार्बनिक यौगिक होता है, जिस कारण से यहाँ पर +1 जो है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मेथेन है, एथेन है, ठीक। तो इनमें से दो में होता है डाउट, तो मुझे उम्मीद है आप से बन गए होंगे यहाँ पर कि बायोगैस संयंत्र से कौन सा यहाँ पर ईंधन के रूप में निकलता है। तो राइट आंसर आपको बता देते हैं, मेथेन होता है दोस्तों। मेथेन या मार्स गैस या दलदल से प्राप्त करने वाली गैस, ये मेथेन ही होता है। इसका डिटेल आपको दे देते हैं। डिटेल अगर देखेंगे तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मेथेन गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। मेथेन जो होती है एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। मेथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन भी होता है। हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो मेथेन का सूत्र अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन होता है। तो आप इसके बारे में डिटेल 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इसमें से आपके सॉल्व हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का नाम पूछा गया है, जो प्रचलित नाम है। देखिए, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा या वाशिंग सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा बोलते हैं, और कास्टिक पोटास या दाहक पोटास बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी नाम आप जानते होंगे, लेकिन उत्तर देने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका आप डेली उपयोग करते हैं, तो अब आप बता सकते हैं आसानी से। राइट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा, ये जो होता है वाशिंग सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और एक होता है खाने का सोडा, ये वाला, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, दो यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। तो राइट आंसर बी है। यहाँ पर देखिए डिटेल आपको दे देते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा या वाशिंग सोडा या सोडा अस या फिर सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं। यहाँ पर नाम इसके बहुत सारे हैं। यह एक सामान्य लवण होता है जिसका जली घोल क्षारीय होता है और कपड़े वगैरह या फिर साफ सफाई में काम में आता है। धोने का सोडा इसको बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसके बारे में कंप्लीट। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
लोहे का शुद्धतम रूप यहाँ पर पूछा गया कौन सा है, लेकिन आपको उत्तर उन्हीं में से देना है जो विकल्प के रूप में दिए होते हैं। पहला है कच्चा लोहा, दूसरा पिटवा लोहा, तीसरा ढलवा लोहा और चौथा है स्टील। तो यहाँ पर लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होगा? चलिए इसका उत्तर आपको दे देते हैं। पिटवा लोहा जो होता है ये सबसे शुद्ध होता है। इसको कितना भी कूटो पीटो ये जो है तो खराब नहीं होता है, बल्कि दूसरे आकार में ढल जाता है। डिटेल आपको दे देते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा हो गया। इसका डिटेल देखिए। पिटवा लोहा यह लगभग लोहे का शुद्ध रूप होता है। इसमें केवल 0.12% से 0.25% तक कार्बन पाई जाती है। यह कच्चे लोहे की अपेक्षा उच्च ताप यानी 1773 के यानी केल्विन पर पिघलता है। इसको जब 1773 के ताप देंगे तभी पिघलेगा। पिटवा लोहे को कच्चे ढलवे लोहे को फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के साथ पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। देखिए पिटवा लोहे को कच्चा लोहा या ढलवा लोहा को फेरिक ऑक्साइड के साथ जो है पिघलाते हैं तब मिलता है। इसमें अशुद्धि भी होती है, कार्बन की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की, मैग्नीज की। साथ ही Fe2O3 द्वारा ऑक्सीकृत होती है। और Fe2O3 जो होता है +3 कार्बन ले लेना है तो ये अलग हो जाएगा। लोहे में 2 Fe यानी लोहा या आयरन +3 CO यहाँ पर देख सकते हैं। पिटवा लोहा मुलायम, धूसर तथा कठोर होता है। ये आघात वर्धनी होता है तथा तन होता है, अतः इससे चद्दरों में फैलाया जाता है तथा तारों में खींचा जा सकता है। इसका उपयोग चेन यानी शंखलों, तार, कांटे तथा विद्युत चुम्बकीय कोड बनाने में किया जाता है पिटवा लोहा का। तो सबसे शुद्ध रूप हो गया पिटवा लोहा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हर परीक्षा में आता है कि अमलगम किसे कहते हैं निम्न धातुओं में से। तो देखिए अमलगम एक कम्बिनेशन होता है। तो किसका? जस्ता तांबा का, तांबा टीन का, पारा जस्ता का, सीसा जस्ता का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए अमलगम के बारे में है, तो राइट आंसर है अमलगम जो होता है पारा और जस्ता या जिंक बोलेंगे, जस्ता या जिंक, तो उसी को जस्ता उसी को जिंक बोलते हैं। तो यहाँ पर पारा और जस्ता का दोनों का मिलके अमलगम बनता है। तो सी इज राइट आंसर है। यहाँ पर डिटेल दे देते हैं। देखिए पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या संरस या अमलगम कहते हैं। मतलब पारा या फिर अन्य धातु के साथ दोनों को मिला दिया जाए, पारा और उसमें धातु मिला दिया जाए तो अमलगम बन जाता है। केवल लोहे को छोड़कर प्राय सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। कुछ समय पूर्व संरसों या अमलगम का व्यवहार स्वर्ण, चांदी, जस्ता जैसी धातुओं में किया जाता था। अब दांत के डॉक्टरों द्वारा खोखले दांत भरने के लिए भी अमलगम का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, किंतु अब अन्य अधिक उपयोगी साधनों के सुलभ होने के कारण अमलगमों का उपयोग कम होता जा रहा है। संरसों या अमलगम इसको बोलेंगे, अंग्रेजी नाम है अमलगम, हिंदी में संलय या संरस बोलते हैं। तो दांत के खोल वगैरह भरने में अमलगम होता है। पारे के साथ लोहे को छोड़ करके अन्य धातु मिलाते हैं, अमलगम बनता है। 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क होता है? यानी बॉक्साइट से क्या मिलता है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट होता है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क। डी इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डिटेल आपको दिखाते हैं। डिटेल में देखिए, एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व होता है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, जिससे सिर्फ एल्यूमिना यानी Al2O3 बच जाता है। एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो एल्यूमिना मिलता है हमको Al2O3 ये, और विद्युत अपघटन से फिर शुद्ध एल्युमिनियम
प्राप्त होता है जिससे तार वगैरह जो है बनाई जाती है और भी सामान बनाया जाता है एल्युमिनियम का। मोटर बाइंडिंग में भी काम में आता है एल्युमिनियम। तो ये चीज़ यहाँ पर आप जान लें, समझ लें अच्छे से। ठीक, चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री यानी जो आप लोहा कपड़ों पर प्रेस जिसको बोलते हैं, वह उसकी बात हो रही है। उसको इस्त्री बोलते थे पहले, अभी भी बोलते हैं, लेकिन अब प्रचलित नाम जो है प्रेस हो गया है। तो बिजली वाला होना चाहिए, कोयले वाला नहीं होना चाहिए। उसमें जो है धातु का गर्म करने के लिए, यानी कोयल कौन सी लगी होती है, किस धातु की? तांबा की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की, जस्ता की? कोयल की बात है तो कोयल लगी होती है नाइक्रोम की। उसको आपने देखा होगा जल्दी ही गर्म हो जाता है वह, तो नाइक्रोम है। इसका डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी होता है, ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। इस प्लेट को इस्पात के उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है। जब नाइक्रोम के तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है, जो कपड़े को प्रेस कर देता है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए, कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक जिसमें बढ़िया करंट जाए, अल्कोहल, पारद, ईथर और पानी, किसमें सबसे अच्छा जाएगा? अब करंट तो सभी में चला जाता है, लिक्विड है, लेकिन सबसे अच्छा किस में जाए? राइट आंसर है पारद। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए, पारद यहाँ पर देखिए, चांदी को ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, पारा, सोना आदि आता है। तो देखिए, यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको चांदी नाम ना लिख के पारद लिख दिया गया है। यहाँ पर डाउट हो जाता है कि कौन सा होगा, चांदी या पारद। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए कि जल की अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है? जल में दो तरह की कठोरता होती है, एक अस्थायी एक स्थायी। अस्थायी को दूर किया जा सकता है, स्थायी को नहीं दूर किया जा सकता। अब किसके कारण होती है अस्थायी कठोरता? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अस्थायी की यहाँ पर बात हो रही है। राइट आंसर आपको दिखा दे, पहला वाला हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। देखिए, यहाँ पर इसका डिटेल आपको दे देते हैं। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी की यहाँ पर बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम लेते हैं, जल के उबालने पर इसको दूर किया जा सकता है अस्थायी कठोरता को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो यहाँ पर बिटुमनी है, लिग्नाइट है, पीट है, डोलोमाइट है। कौन सा किस्म कोयले का किस्म नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा लोहे का कोयले का किस्म नहीं है? तो राइट आंसर डोलोमाइट है, ये नहीं है। बाकी बिटुमनी, लिग्नाइट, पीट ये कोयले का किस्म है। और कौन सा कोयले का किस्म नहीं है? डोलोमाइट। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है, चूना की पत्थर में, तो वह डोलोमाइट कहला जाता है। और जब यह अनुपात 45% से अधिक होता है तो इसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र भी दिया हुआ है यहाँ पर, CaCO3 होता है डोलोमाइट का, और इसमें इंटू करके यहाँ पर लिखना है MgCO3। ठीक, यानी CO3 दोनों में है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जोड़ना है, CaCO3 MgCO3। ये डोलोमाइट शुद्धतम रूप होता है। तो चूना पत्थर में 10% मैग्नीशियम मिलाने पर डोलोमाइट बन जाता है। तो यहाँ पर डोलोमाइट जब बन जाता है, कोयले का रूप ही है, नहीं होता है यहाँ पर। और क्वेश्चन की डिमांड है कि किस्म, कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो डोलोमाइट नहीं है, क्योंकि चूना में यहाँ पर मैग्नीशियम मिलाने पर डोलोमाइट बन जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।